हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम सभी जो अपने चाइल्ड डेवलपमेंट होम साइंस के ब्रांच का शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहे थे, जिसमें से कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिया है, जिसमें से बाल्यावस्था के बारे में, गर्भावस्था के बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस जो है कर लिया है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है जो पढ़ना हमें, वो है भाषा विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करना है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि ढेर सारे स्टूडेंट्स जो कमेंट कर रहे हैं कुछ अलग से टॉपिक्स की, जैसे लैब असिस्टेंट जो होम साइंस की वैकेंसीज है, इन सब के प्रिपरेशन के लिए। तो आप लोग को ये बता दें, जैसे ही अपना ये सिलेबस कवर हो जाएगा एक बार टीएसटी पीएचडी का, नेट जेआरएफ का, उसके बाद हम इसके अलग से जो वैकेंसियां हैं होम साइंस से रिलेटेड, उनके बारे में जो भी टॉपिक है, जो भी सिलेबस है, उस सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि जो एग्ज़ाम आपका पहले है, पहले उन पे हम डिस्कस कर लेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जो न्यूट्रिशन साइंस है अपना ब्रांच होम साइंस का, उसमें से आरडीए के टॉपिक को कवर करने के लिए, तो जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट क्लास आपकी कंप्लीट होती है वैसे आरडीए का डिस्कस किया जाएगा। यानी कि जो भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे पहले डिस्कस कर लिया जाएगा, उसके बाद हम उसकी डिटेल्स में एक तरफ से सीक्वेंस से क्लास को कवर करेंगे। तो एक साथ में सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तो जितनी भी चीज़ें हैं एक सीक्वेंस से आप चल रहे हैं, पढ़ते जाइएगा। और जो भी लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम देना है स्टूडेंट्स को, अभी तो आपको वैकेंसी भी नहीं देखने को मिली है, जैसे ही वैकेंसी आ जाएगी तब तक ये क्लासेस जो है ये कवर हो जाएंगी। उसके बाद तुरंत से वो क्लासेस नई जो है स्टार्ट की जाएंगी। और आप लोग के लिए अच्छा ये है कि जो भले ही टीएसटी पीएचडी का एक क्लास हम आप लोग के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो लैब असिस्टेंट का आपका एग्ज़ाम है उसमें भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का, इन सब पे जो है जो क्लासेस हैं आपकी, उनको भी आपको पढ़ना है। तो यानी कि जो आपको होम साइंस का पांचों ब्रांच है उसके बारे में डिटेल्स में ये मैराथन क्लासेस में या फिर जो आपका अलग से क्लासेस चल रहा है, सभी में एक सीक्वेंस से पहले आप इसको कवर कर लीजिए। सभी स्टूडेंट, चाहे वो होम साइंस से रिलेटेड किसी भी बेस पर एग्ज़ाम हो रहा हो, वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक सिलेबस आपका एक सीक्वेंस से पूरी बुक को कवर किया जा रहा है, जो भी आपके 5 ब्रांच है। और इसके बाद जो आपका लैब असिस्टेंट है उसमें जो एनसीईआरटी पैटर्न का 9th 10th 11th 12th का जो सिलेबस है उसको भी आपको कवर करना है, आपके एग्ज़ाम के जो सिलेबस हैं उसके अकॉर्डिंग। तो वो इसके जस्ट बाद हम क्लास को कवर कर लेंगे। तो चलिए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी अपनी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू बनाए रखें। तो चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। एक बच्चा है जो जन्म लिया, उसका शारीरिक विकास प्रारंभ हो गया है, वो अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को जो है आदान प्रदान करने के लिए, अपने किसी बात को, अपने मनोभावों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियों का प्रयोग करता है, कुछ संकेत का प्रयोग करता है। यानी कि जिस भी माध्यम से बच्चा अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को अपने पास से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहा है, किसके माध्यम से पहुंचाता है? भाषा के द्वारा पहुंचाता है। और भाषा से छोटी जो इकाई है वो क्या है? भाषा से छोटी होती है वाणी। यानी कि जिस वे में आप दूसरे को समझा रहे हैं, जिस ध्वनियों के माध्यम से, वो आपका क्या है? वाणी है। लेकिन जो वाणी है वो आपका पूरा अर्थ नहीं देता है। लेकिन जब आप भाषा की बात करते हैं तो यहाँ आपको हर वर्ड का जो है एक अर्थ निकलता हुआ दिखाई देता है। तो भाषा का विकास जो है, इससे रिलेटेड आपको पूछा जाता है कि भाषा विकास के कितने स्टेप हैं, कितने प्रकार हैं। तो देखिएगा, भाषा विकास के अध्ययन करते समय हम इसके पहले 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। जो पहले है प्री स्पीच और दूसरा है स्पीच। यानी कि एक जो है भाषा के पहले जो आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हाव भाव प्रकट कर रहे हैं, और दूसरा है ये जब भाषा आप बोलना प्रारंभ कर दिए हैं। तो देखिएगा, ये जो 2 प्रकार बताए गए, प्री स्पीच और स्पीच। प्री स्पीच में 4 चीज़ें बताई गई आपको। पहला है क्रंदन करना, दूसरा है कूइंग, फिर बेबलिंग, फिर गेस्चर या फिर हाव भाव। ये 4 स्टेप बताए गए हैं प्री स्पीच के। आपके एग्जाम में बार बार ये सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, इसलिए सिक्वेंस में करने के लिए
और फिर इसका जो है एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया जाता है। तो ये वर्ड आपसे ऑप्शन में पूछ लेता है, इसलिए आप इस वर्ड को भी याद रखिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी ध्यान से सुनते जाइए और नोट करते जाइएगा। देखिए, क्रंदन करने का मतलब होता है रोना। जब बच्चा जो है जन्म लेता है, जन्म लेने के तुरंत बाद वो नए जीवन में आता है अपने भावों को, अपने जिज्ञासाओं को प्रकट करने के लिए, यानी कि जब वो नए वातावरण में आता है, समायोजन की अवस्था होती है, तो यहाँ पे उसे नए वातावरण में रहने में थोड़ी समस्या उत्पन्न होती है, अपने आप को समायोजित करने में, तो बच्चा क्या है, रोना प्रारंभ करता है। तो सबसे पहली जो भाषा है बच्चे की वो क्या है, क्रंदन करना होता है। बच्चा रो करके अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा है। इसके बाद है कूइंग। कूइंग का मतलब है कूकना, जो चिड़ियों की जैसी कूक सी आवाज़ आती है बच्चों में, वो क्या है स्टेप, कूइंग। फिर है बेबलिंग। बेबलिंग की हिंदी होती है बबलाना, या फिर कहीं कहीं आपको बलबलाना लिखा होगा, देखने को मिलेगा। यानी कि ये तीनों वर्ड अगर लिखे हैं तो उसका मतलब एक ही होगा, बेबलिंग है, बबलाना है, या फिर बलबलाना है। यहाँ में बच्चा कुछ बोलता है लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं कि बच्चा क्या बोलने का प्रयत्न कर रहा है। इसके बाद है गेस्चर या फिर हाव भाव। गेस्चर या हाव भाव का मतलब होता है बच्चा ऐसे कोई हाव भाव करता है, ऐसी कोई एक्टिविटी करता है जिससे आप उसकी भाषाओं को समझ जाते हैं। जैसे बच्चे को अगर निप्पल पकड़ाया जाता है दूध पीने के लिए, या फिर कोई वस्तु उसे दी जाती है, अगर उसे खाने की इच्छा नहीं है तो वो अपने मुंह के पास से दूर फेंक देता है, हटाता है। तो इसका क्या मतलब आप समझ पाएंगे कि बच्चा जो है इस वस्तु को खाना नहीं चाहता है, दूध पीना नहीं चाहता, इसलिए मुंह से दूर रख रहा है। या फिर बच्चा जब ये चाहता है कि आप उसे गोदी में उठा लें, इसलिए वो रोना प्रारंभ कर देता है। या फिर वो किसी को देख करके अपने हाथ उठाता है, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जिसको देख के आप समझ जाते हैं कि बच्चा चाहता है कि आप उसके साथ खेलें। तो इस प्रकार से जो भी वो एक्टिविटी करता है उसकी एक्टिविटी से आप समझ जाते हैं कि बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है। तो ये चीज़ें क्या है, वो आपके गेस्चर या फिर हाव भाव की क्रिया कहलाते हैं। ये भी भाषा विकास का एक स्टेप है, यानी कि वो अपनी भावनाएं आपसे शेयर कर रहा है, तो भाषा के अंतर्गत ही आएगा। इसके बाद स्पीच की बात करते हैं, जो दूसरा स्टेप है। दूसरे में भी 4 वर्ड बताए गए, 4 स्टेप, जिसमें सबसे पहले है उच्चारण। उच्चारण यानी कोई भी वर्ड बोल रहा है बच्चा, वो उसका पूरी तरह से उच्चारण कर पा रहा है। इसके बाद है आकलन शक्ति। अगर उसका अर्थ आप नहीं समझ पा रहे हैं उस शब्द का, तो आप क्या है, अपने कुछ अनुमान लगा लेते हैं, कुछ आकलन कर लेते हैं कि इससे मिलता जुलता है। जैसे माँ के जगह पे कुछ और वर्ड बोल दे रहा है, नानी की जगह पे ऐसे कुछ मिलता जुलता शब्द बोल दे रहा है, तो आप उसके शब्दों के प्रयोग से उसके जो शब्द बोल रहा है उसका आप आकलन कर लेते हैं। इसके बाद शब्द भंडार। शब्द भंडार में उसके पास ढेर सारे शब्द हो जाते हैं, माँ, पानी, दूध, कुछ भी इस प्रकार से वर्ड जो है, वर्डों का जो है वो संग्रह कर लेता है, सीख लेता है। इसके बाद है वाक्य निर्माण। इसके बाद जो है वो वाक्य पूरी तरह से बोलना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पे ये इतने स्टेप आपको देखने को मिलते हैं। नेट जेआरएफ के आपके एग्जाम में ये पूरे स्टेप भी दे सकता है, या फिर प्री स्पीच का ही दे सकता है, स्पीच का ही दे सकता है। तो ये आपके सभी टीचिंग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो स्टूडेंट टेट सेटेट का एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि भाषा विकास में ये कितने स्टेप में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, आगे देखिएगा होलोफ्रेसिस क्या होता है। आपसे एग्जाम में पूछता है कि होलोफ्रेसिस क्या है, तो आपको ये एक्सप्लेनेशन सिलेक्ट करना होगा, या फिर आपसे एक्सप्लेनेशन में पूछ रहा प्रश्न में कि बच्चों द्वारा बोला गया प्रथम शब्द क्या कहलाता है, तो आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे होलोफ्रेसिस। बच्चे के द्वारा बोला गया पहला शब्द जो होता है उसे क्या कहते हैं, होलोफ्रेसिस। वो चाहे माँ बोले, पिता बोले, अंकल बोले, बुआ, दादी, दादा, मामा, कुछ भी बोले, उस वर्ड से नहीं मतलब है, लेकिन बच्चे के द्वारा बोला गया पहला शब्द होलोफ्रेसिस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है, इस सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना हो सके। जैसे स्वर है ना, व्यंजन के 8 टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन स्वर का जो है आप जो है टुकड़े में उसे विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो यही होता है सबसे छोटी इकाई। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण विचार होता है, जिसका टुकड़ा हम कर नहीं सकते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को।
आगे देखिएगा, शब्द विचार। शब्द विचार क्या होता है कि स्वर व्यंजन से बना शब्द, स्वर और व्यंजन को जोड़ करके जब कोई शब्द जो है बच्चा प्रयोग कर रहा है उसे शब्द विचार के नाम से जाना जाता है। ये सब एक एक वर्ड आप ध्यान से रखिएगा। टर्मिनोलॉजी में जो आपको वर्ड बताए जाते हैं उन्हीं के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। थियरी आपसे उतना नहीं पूछा जाता जितना ये टर्मिनोलॉजी के वर्ड पूछे जाते हैं आपसे, इसलिए ये सारे वर्ड आप एक एक वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेनेशन को याद रखिएगा। इसके बाद होलोफ्रेसिस आपको यहाँ बताया गया था, एक शब्द का ही प्रयोग। होलोफ्रेस्टिक है ये। होलोफ्रेस्टिक का मतलब है कि एक शब्द का ही प्रयोग। जैसे बच्चा जो अपनी माँ से बस कह दे मम, अगर वो मम बोल रहा है तो माँ को समझ में आ जाएगा कि बच्चा जो है पानी पीने के लिए इच्छुक है, वो पानी पीना चाहता है। यानी कि कुछ भी अगर माँ कह रहा है तब भी माँ समझ जाएगी कि बच्चे को किसी चीज़ की आवश्यकता है। तो एक शब्द से ही जब वो अपने पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कर लेता है बिना और कोई वर्ड को बोले, तो ऐसे शब्दों को होलोफ्रेस्टिक नाम से जाना जाता है। होलोफ्रेसिस मतलब बच्चे के द्वारा बोला गया पहला शब्द, लेकिन होलोफ्रेस्टिक का मतलब होता है कि जब एक ही शब्द के प्रयोग से बच्चा पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, अगला है टेलीग्राफिक स्पीच होता है। इसका मतलब होता है कि एक से अधिक शब्द का प्रयोग जब बच्चा करता है, एक से अधिक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे टेलीग्राफिक स्पीच कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग, वाक्य विचार, इंग्लिश में इसको सिंटेक्स कहते हैं। दो शब्द से वाक्य बनाना, जैसे बच्चा जो दो शब्द बोल करके पूरे सेंटेंस को कवर कर ले रहा है, जैसे माँ मम, माँ मम, इस तरह से बच्चा बोल रहा है तो माँ को समझ में आ जाएगा। जो माँ है वो समझ जाती है कि बच्चा जो है पानी पीने का इच्छुक है, इसलिए बच्चे ये दो शब्द में अपने पूरे सेंटेंस को कवर कर ले रहा है, तो ऐसे को वाक्य विचार कहा जाता है। इसके बाद है पूर्ण वाक्य। पूर्ण वाक्य मतलब इसे इंग्लिश में सिमेंटिक्स भी कहा जाता है। इसमें आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे बच्चा जो पूरे सेंटेंस को बोल देता है। जब पहली बार माँ पानी दे दो पूरा शब्द बोलता है, इसे सिमेंटिक्स के नाम से जाना जाता है, पूर्ण वाक्य कहा जाता है। इसके बाद सांकेतिक शब्द, इसे इंग्लिश में प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। इसका मतलब होता है बच्चा किसी शब्द का भी प्रयोग कर रहा है, इसके साथ साथ संकेत के साथ भी प्रयोग कर रहा है। जो बच्चा है वो कोई वस्तु अगर प्राप्त करना चाह रहा है, कोई भी चीज़ चाहता है, तो वो शब्द का भी प्रयोग कर रहा है और उसके साथ में एक्टिविटी भी करता है। जैसे माँ मुझे गोदी में ले लो, ऐसा अगर बच्चा बोल रहा है, पूरे वाक्य का प्रयोग कर रहा है और अपने हाथों को फैलाए हुए है, तो यहाँ पे शब्द के साथ साथ पूरे वाक्य के साथ ही साथ एक्टिविटी भी कर रहा है, संकेत भी कर रहा है, तो इसे सांकेतिक शब्द या प्रैग्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लंबे लंबे आपको क्वेश्चंस वाक्य दिए गए होंगे, फिर आपसे पूछेगा कि ये वाक्य जो है भाषा विकास के किस वर्ड के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग कि भाषा विकास जो है आपको वो कितने स्टेप में कंप्लीट होता है। इसमें देखिए सबसे पहले है कि ध्वनि की पहचान करना, यानी कि जो बच्चा है जो चीज़ें बोलता है पहले वो ध्वनि की पहचान करना सीखता है कि कौन सी ध्वनि कब प्रयोग की जा रही है, उसका क्या अर्थ हो सकता है। भाषा विकास के लिए सबसे पहले ध्वनि की पहचान करना, फिर ध्वनि उत्पन्न करना। जैसे बच्चा किसी को बोलते हुए कोई शब्द सुनता है, उसकी ध्वनि को सुनता है, तो सबसे पहले उस ध्वनि की पहचान कर लेता है कि इस ध्वनि का प्रयोग कब किया जाएगा, इतना वो पहचान लेता है। फिर ध्वनि उत्पन्न करता है, फिर वैसे ही बोलने की कोशिश करता है। फिर शब्दों का निर्माण करता है, पहले ध्वनि का निर्माण करता है, मुंह से वैसे ध्वनि निकालने की कोशिश करता है, फिर शब्द उसी तरह से बनाने का प्रयत्न करता है, यानी कि शब्दों का निर्माण करता है। फिर जब शब्दों का निर्माण होता है फिर वाक्यों का निर्माण करता है। इसके बाद है भाषा विकास की अंतिम अवस्था, और लास्ट में जब पूरा वाक्य वो कंप्लीट कर लेता है तो ये भाषा विकास की अंतिम अवस्था मानी जाती है। तो आपको जो एग्जाम में अलग अलग वर्ड जो है, और इसके जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं कि ये 5 शब्द है, 5 सेंटेंस, 5 स्टेप ही देखने को मिले। एग्जाम में आपके 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है और ये 5 भी दे सकता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करेंगे। हमने देखा कि पिछली कुछ क्लासेस में एक्सटेंशन एजुकेशन में बच्चे जो है कुछ क्वेश्चंस पुटअप कर रहे थे कमेंट में कि जो है यहाँ पे एग्ज़ाम के पर्पस से तो हमें शॉर्ट नोट्स तैयार कराया जा रहा है, समझाया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जो है कुछ
टीचर जो है गलत बता रहे हैं, मतलब कि मैं उन्हें किसी स्टेप पे उन्हें गलत बता रही हूँ, ऐसा बच्चों का कहना था। लेकिन बच्चों को मैं ये समझाना चाहती हूँ कि आप लोग जो है अपनी ऑथेंटिक बुक को फिर से देखिए, उसको पढ़िए, जो आपका मेन बुक है। मेन बुक को पढ़ने के बाद आपके पास मोबाइल फ़ोन भी है, उसको भी सर्च कर लीजिए। और इसके बाद भी अगर आपको किसी भी डेट में, किसी भी वर्ड में कहीं पे कंफ्यूजन दिखती है, तो आप लोग एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि जो आपके एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, एक बार आप उसको भी सिलेक्ट कर लीजिए कि कौन से ऑथेंटिक है जिसको आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम एग्ज़ाम के टाइम में किस प्रकार से ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आपका मेन डेट है आपके एग्ज़ाम में वही दिया हो। अगर जैसे शांति निकेतन की स्थापना कब और कहाँ हुई, किसके द्वारा किया गया, अगर ये डेट सेम टू सेम मैच नहीं कर रही आपके ऑप्शन में, तो आपको क्वेश्चन दिया गया मैच द फॉलोइंग में, तो वहाँ आपको एक मैच द फॉलोइंग के वर्ड को छोड़ना नहीं है, बल्कि उस डेट से मिलता हुआ आगे पीछे का कोई भी ऐसा वर्ड है, कोई भी ऐसी डेट है, तो आपको उसी को ही सिलेक्ट करके आंसर को मानना होगा। कहीं कहीं पे आप ये भी देखे होंगे ऑथेंटिक बुक में कुछ और दिया गया, लेकिन आयोग के द्वारा उस डेट को नहीं माना गया है। तो आप वही चीज़ें पढ़िए जो आपके आयोग के द्वारा करेक्ट माना गया है, आपकी ऑथेंटिक बुक में माना गया है। आपका एग्ज़ाम में जो है ऑप्शन कैसा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन को। ये बात जब तक आप ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक आपका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि शॉर्ट रिवीजन आप करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी साथ में सॉल्व करते रहिए। ठीक है, एक एक पॉइंट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे तैयारी नहीं हो जाती, उसमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको मैं ये बता रही हूँ कि जब आप भाषा विकास देखेंगे ना, तो जरूरी नहीं कि मैम ने बताया था कि ये 5 स्टेप रहेगा लेकिन इसमें से एक स्टेप गायब है। अगर गायब है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको एक सीक्वेंस तो याद है कि किसके बाद क्या चीज़ें हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग कि जो ये भाषा विकास के स्टेप को आपने पढ़ा, बच्चा भाषा बोलना प्रारंभ तो कर दिए, इतने स्टेप में भाषा का विकास हो रहा है। इसके साथ ही साथ कुछ इसके टर्मिनोलॉजी भी आपको देखने के मिलते हैं, किससे संबंधित, भाषा से संबंधित, जिसमें आपसे पूछा था अप्रेक्सिया वर्ड पूछा जाता है। अप्रेक्सिया क्या होता है? भाषा में जब बच्चे के द्वारा बोला गया कोई भी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है बच्चे के द्वारा, उसमें अगर कोई विकार उत्पन्न होता है तो ऐसी भाषा को अप्रेक्सिया नाम से जाना जाता है। भाषा में उत्पन्न होने वाले विकार को अप्रेक्सिया नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक काइनेसिक्स, इसका मतलब होता है शरीर भाषा का अध्ययन। जब शरीर के हाव भाव से, शरीर की एक्टिविटी से कोई चीज़ें आप समझ पा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, काइनेसिक्स होगा। किसी के आंखों की उदासी को देख करके आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति जो उदास है, और वो व्यक्ति अपना दुख भले ही आपको ना बताया हो, लेकिन आप उसकी आंखों को, उसके शरीर के हाव भाव को, उसकी एक्टिविटी को देख के आप समझ सकते हैं कि वो इंसान खुश है या फिर दुखी है। तो ऐसे इस प्रकार से किसी भी शरीर की भाषा का जब आप अध्ययन करते हैं उसे काइनेसिक्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है अवाचिक शब्दाभिव्यक्ति का अध्ययन, यानी कि वो वर्ड बोला नहीं गया है फिर भी आप उसका अध्ययन अगर कर रहे हैं, ऐसे शब्दों का जो व्यक्ति व्यक्त कर रहा है, बिना शब्द को बोले ही वो आपके सामने उस बात को व्यक्त कर दे रहा है, उसे पैरा लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिएगा लैड होता है, LAD, इसका फुल नेम होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आपके एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है लैड, LAD। टेट सीटेट के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आपके एक जो है लैंग्वेज में एक विद्वान है जिन्होंने इस पे अध्ययन किया और उन्होंने बताया, नाम क्या था इनका, नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की का कथन था कि बच्चा जो है जब वो कोई भी वर्ड बोलता है, किसी भाषा का प्रयोग करता है, तो उसके अंदर एक डिवाइस पाई जाती है जिसे लैड के नाम से जाना जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से जाना जाता है। नोम चॉम्स्की ने बालक के भाषा विकास को लैड से समझाया है। अब ये लैड क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है, वो आप देखिएगा। सबसे पहले है कि शब्दों का उच्चारण, बच्चा जो है किसी शब्द का उच्चारण कर रहा है, APPLE लिखा है, तो बच्चा उसका जो उसे उस
क्या करें, उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण एप्पल बोल रहा है। आगे लेड, समझने व बोलने की क्रिया, जो है बच्चा उच्चारण किया फिर उसे समझा कि ये क्या चीज़ है, उसे समझा और बोलने की क्रिया कर रहा है। इसके बाद समझने व वाक्य बनाने की शक्ति, फिर उस शब्द से मिलता जुलता हुआ कोई वाक्य बनाने का प्रयोग करता है, ऐसी बच्चे में डिवाइस पाई जाती है। ऐसा किसका मानना है? नॉम चॉम्स्की का। आपसे ये पूछा था कि लेड शब्द का प्रयोग भाषा विज्ञान में या भाषा विकास में किसने किया, तो नाम सिलेक्ट करेंगे नॉम चॉम्स्की, या फिर नॉम चॉम्स्की के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वर्ड जो भाषा विकास में प्रयोग किया गया है, तो आप सिलेक्ट करेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आप इसका फुल नेम याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा आप लोग, अगला है कि बाल्यावस्था के सामान्य वाणी विकार। जब बाल्यावस्था में बच्चा है, इस अवस्था में बच्चा जो है कुछ सामान्य वाणी में विकार उत्पन्न हो रहे, कुछ वो बोल रहा है तो उसमें कुछ विकार उत्पन्न हो रहा है, जैसे लिपसिंग। लिपसिंग का मतलब क्या होता है? बच्चा जो है अपनी लिपसिंग कर रहा है, वो बोलने का प्रयत्न कर रहा है, उसकी लिपसिंग कर रहा है उस वर्ड के लिए, लेकिन आप उसकी भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये क्रिया लिपसिंग कहलाती है। लिपसिंग करते हुए आपने देखा होगा आवाज़ किसी और की होती है, लेकिन दूसरा व्यक्ति सेम उससे मिलता जुलता बस अपने होठों की एक्टिविटी करता है कि वह, इसका ऐसा लगता है कि वही व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन वह आवाज़ किसी और की होती है। स्टेज पे जो एक एक्टिविटी करने वाला कोई और स्टूडेंट हो सकता है विद्यालय में, लेकिन उसकी आवाज़ निकालने वाला पर्दे के पीछे से कोई और बोल रहा है उसकी भाषा को, तो यहाँ पे लिपसिंग की क्रिया होती है। इसी प्रकार से बच्चे के वाणी विकार में भी होता है, बस उसके होठों के हिलता हुआ आप देख सकते हैं, लेकिन उसके शब्द वो बच्चा बोल रहा है लेकिन पूरी तरह से बोल नहीं पाता है, तो आप समझ नहीं पाएंगे। ऐसी भाषा को, ऐसी वाणी विकार को लिपसिंग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है स्लेरिंग। स्लेरिंग का मतलब होता है अस्पष्ट उच्चारण। बच्चा बोलना कुछ चाहता है और बोल कुछ देता है। रानी को नानी बोल रहा है और नानी को रानी बोल रहा है, ठीक है। मामा को कुछ और बोल रहा है, मम्मी को कुछ और बोल रहा है। किसी भी वर्ड को कुछ और बोलना चाहता है लेकिन उसके स्थान पे कुछ और बोल रहा है। राम को नाम बोल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर बच्चा अस्पष्ट उच्चारण करता है, कोई क्लियर उच्चारण नहीं कर पा रहा है किसी भी शब्द का, उसे स्लेरिंग या अस्पष्ट उच्चारण के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? वाणी विकार के अंतर्गत आता है। इसके बाद स्टटरिंग है। इसका मतलब है तुतलाना। बच्चा जो है कोई भी बात बोलता है वो तुतला करके बोलता है। आप उस भाषा को ये तो समझ जाते हैं कि बच्चा यही वर्ड बोलने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन आप जो उसे अच्छे से समझ नहीं पाते, वो बच्चा पूरी तरह से उसे व्यक्त नहीं कर पाता है, तब वहाँ पे तुतलाना वाणी विकार होता है। इसके बाद है क्लटरिंग। इसका मतलब होता है तीव्र अस्पष्ट वाणी विकार। कुछ ऐसी वाणी विकार है जिसको आप देख करके तुरंत समझ जा रहे हैं कि बच्चा यहाँ पे गलती कर रहा है, ठीक है। इसके बाद है स्टेमरिंग है। स्टेमरिंग का मतलब होता है हकलाना। हकलाना यानी कि बच्चा बहुत फास्ट कुछ बोल रहा है। आप बड़े लोगों में देखेंगे बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं, तो ऐसे में जो समस्या ये बोलने में उत्पन्न हो रही है, इस प्रकार के वाणी विकार को हकलाना के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें वाणी विकार कौन कौन से हैं, तो आप ऑप्शन में से इन्हीं सब में से कोई अगर ऑप्शन में दिया है तो आप उसी वर्ड को ऑप्शन में से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो भी बताया गया आज की क्लास में वो सब क्या था? लैंग्वेज डेवलपमेंट से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके अतिरिक्त आपको कोई भी वर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप इसका शॉर्ट नोट्स तैयार करिए, उसको कई बार रट लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।